वायर है, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है और ये वायर किसकी बनी हुई है? ये वायर कंडक्टर की बनी हुई है, ठीक है। एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, जैसे कॉपर की हो गई या सिल्वर की हो गई, ठीक है। अब अगर ये कॉपर की है या सिल्वर की है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कोई राइट में जा रहा होगा, कोई लेफ्ट में जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, ठीक है। ये कब की बात है? जब हमारे पास कोई भी एक वायर रखी हुई है, ऐसे नॉर्मल, हमने कोई बैटरी कुछ नहीं कनेक्ट कर रखा, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो अगर आप इस समय इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो जीरो आएगी। दैट मीन्स अगर आप u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un फाइंड आउट करेंगे तो उन सबका एवरेज निकालने पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? जीरो इसलिए आएगा क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रही है। रैंडमली मूव करने का मतलब क्या है? जैसे एक राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, तीसरा ऊपर जा रहा होगा, चौथा नीचे आ रहा होगा, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। तो अगर आप उन्हें वेक्टरली जोड़ेंगे तो जो राइट पे जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट पे आ रहा है वो नेगेटिव हो रहा, ऐसे जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे आ रहा है वो नेगेटिव होगा। तो एज अ होल अगर आप सबका वेक्टरली सम करके आंसर निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इस वायर को एक एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमने क्या करा? एक एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे वो वहीं से, जहां पर थे उसी जगह से, वो पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन जहां था वो वहीं से पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो उसका कोलिजन होगा पॉजिटिव चार्ज के पास। वो किससे टकराएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के साथ टकराएगा। अब जब पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के साथ टकराएगा, कोलिजन होने की वजह से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिर वो दोबारा कहीं से टकराएगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करता हुआ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ भी रखा है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कोलिजन होने की वजह से उनका जो पाथ होता है, उनका जो रास्ता होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन उन्हें जाना पॉजिटिव की तरफ है। तो इस तरीके से वो मुड़ते हुए जाते पॉजिटिव की तरफ है, बट लगातार कोलिजन होने की वजह से उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। ड्यू टू नंबर ऑफ कोलिजन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट। अब इस समय अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी with which all the free electrons will move towards the positive terminal of the battery। ये वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं।
तो उस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो इस समय की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, दैट मींस v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये जो एवरेज आएगा, इस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? यस बच्चे बताइए। देखो यहां पर दोबारा से एक बार समझ लो, जब आप इस वायर से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो जितने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स जहां पर भी होते हैं उस समय, वो ठीक उसी समय क्या करते हैं? पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं तो उस समय उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। उस समय की जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसमें एक बात मैंने और समझाई आपको कि जब वो प्लस की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका जो रास्ता होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनका रास्ता जो होता है वो अलग अलग होता है, रैंडम होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हुए वो जाते पॉजिटिव की तरफ है। अब बात ये आती है सर डिफरेंट डायरेक्शन क्यों होती है? कोलिजन होने की वजह से उनकी जो डायरेक्शन होती है वो लगातार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, लेकिन वो जाते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही है। तो ये जो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो यहां से जो एवरेज निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप ये देखिए आगे हमने पढ़ रखा है न्यूटन की इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए। ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब यहाँ जो टाइम है उस टाइम की जगह हम इंक्लूड करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जैसे इलेक्ट्रॉन इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब हम इस इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। देखिए हम v1 v1 को हम क्या लिख देंगे? v1 को लिख देंगे हम u1 प्लस a टाउ 1। ये टाउ 1 क्या बता रहा है? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही v2 को हम लिखेंगे u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे ही v3 को लिखेंगे u3 प्लस a टाउ 3। ठीक है, अब अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो ऐसे करते करते क्या होगा? un आएगा, a टाउ n आएगा डिवाइडेड बाय n। इसको n से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो u1 लिखा हुआ है, ये जो ये जो u3 लिखा हुआ है, ऐसे आगे u4 आएगा, u5 आएगा, इनको एक साथ लिख लेंगे।
मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे U1 U2 अप टू UN डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और बाकी जो टर्म है उनमें से हम a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा τ1 τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाय n। अब जो ये U1 प्लस U2 अप टू UN आएगा दैट इज 0, ये 0 होगा, तो VD आ जाएगा A इंटू टाउ एवरेज। ये वाली टर्म तो 0 हो गई, इसको लिखा हमने A इंटू टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिखा हमने इसको, ठीक है। ये जो पूरा रिलैक्सेशन टाइम मिला के आता है इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब ये जो A लिखा हुआ है इस A को हम लिख सकते हैं F अपॉन M, फोर्स अपॉन मास। ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे 11th क्लास में एक्सेलरेशन का। फिर ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम लिख सकते हैं QE, इसको लिख सकते हैं हम QE, और Q की जगह E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा माइनस E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ एवरेज। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला समझ लेंगे बेटा ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे। करिए, कॉपी कर लीजिए सब बच्चे, पूरा कॉपी कर लिए फिर मैं दोबारा बता दूंगा, पहले कॉपी कर लीजिए सब। देखो ऐसा कोई स्पेशलाइज रीजन कि हमने रिलैक्सेशन टाइम को टाउ क्यों लिया, ऐसा कोई रीजन नहीं है। वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, टाउ से रिप्रेजेंटेशन करा था जिस साइंटिस्ट ने इसको डिराइव करा था, ठीक है ना। वो टाइम को ही हमने टाउ बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि ये टाउ टॉर्क से रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया कंफ्यूजन? बेटा मैंने बताया ना उसके अंदर कि वो साइंटिस्ट ने डेरिवेशन करी थी उसने टाउ यूज करा था। आप टाउ ले लो या T1 ले लो, बात एक ही है, लेकिन जब जो मेन डेरिवेशन करी थी वहां पे टाउ यूज करा गया था, इसलिए टाउ लिखा है। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। करिए बच्चे, कॉपी करे तो।
यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। सबसे पहला कंफ्यूजन ये आया है कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि सब पार्टिकल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका मास सेम होगा और सबके ऊपर बराबर फोर्स लग रही होगी। अब जब फोर्स बराबर है और मास बराबर है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी बराबर रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। फिर दूसरा डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे एन आ गया। बेटा ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा, इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसको हमने टाउ एवरेज लिख दिया। इस पूरे को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, जिसको हमने टाउ एवरेज लिख दिया। लास्ट लाइन में ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने एस की जगह क्यू ई रख दिया, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया और कैपिटल ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रख दिया। टाउ एवरेज ऐसे लिखा रहा और ये एम आ गया यहाँ पे। जल्दी कॉपी करिए बच्चे। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस, कॉपीड ऑल ऑफ यू। अब आप यहां देखिए, आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का क्या मतलब है देखें। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां माइनस साइन आया। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं यहां वेक्टर यूज नहीं करूंगा तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर की तरफ, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो मैं अगर वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा तो मेरे को माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर साइन लगेगा तो ही माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? दूसरी बात सुनेंगे यहाँ पर। जैसे आप सपोज करें कि ये जो वायर है इसकी लेंथ एल है, ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या है? एल है। और ये जो सेल है इसका वोल्टेज बी है। तो यहाँ जो ई लिखा हुआ है, इस ई को मैं वी अपॉन एल भी लिख सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन लेंथ भी लिख सकता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ई वी एम एल इंटू टाउ एवरेज। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ एवरेज। ये जो वी है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो एल है इट इज द लेंथ ऑफ द वायर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ एवरेज इज द रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गई बात या नहीं? तो हम ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, करिए कॉपी।
हाँ, इससे ये बात समझ में आती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ के इनवर्स फंक्शन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब लेंथ अगर बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसके आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले मोबिलिटी वर्ड जो आ रहा है वो मोबाइल से आ रहा है। मोबाइल, मोबाइल इंडिकेट करता है किसी भी चीज के मूवमेंट को। ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कि वो मोबाइल है। तो मोबिलिटी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ड्रिफ्ट आई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखेंगे, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब मेरे को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ। यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं मोबिलिटी का फॉर्मूला बनाऊंगा, स्मॉल ई कैपिटल ई एम डिवाइड बाय कैपिटल ई इंटू टाउ एवरेज। ई से ई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल ई से कैपिटल ई, तो मोबिलिटी आ गया हमारे पास ई एम इंटू टाउ एवरेज। ये मोबिलिटी आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया मोबिलिटी। यूनिट क्या होगी इसकी मोबिलिटी की, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये कितना आ जाएगा, कूलम्ब सेकंड पर केजी। सेकंड पर केजी, इट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। करिए कॉपी करे सर। स्मॉल ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन चार्ज।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन ये आता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट हैपन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जनरली इसका आंसर बच्चे गलत लिख के आते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा सोचते हैं बच्चे, जो कि गलत है। टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ठीक है एनर्जी बढ़ गई, लेकिन एनर्जी बढ़ने से नुकसान ये भी हो रहा है कि कोलिजन की गिनती बढ़ रही है, ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इससे टकराया, फिर तुरंत दूसरे वाले से टकराया, फिर तुरंत तीसरे वाले से टकराया, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो घट रहा है। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? घटेगी। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लीजिए कॉपी जल्दी सब बच्चे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है?